कंगनापुर नाम के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कजरी देवी अपने 2 बेटे बहू और अपनी एक बेटी गरिमा के साथ रहा करती थी। कजरी देवी अपनी बेटी गरिमा से सबसे अधिक प्यार करती थी, क्योंकि एक वही थी जो अपनी बूढ़ी माँ की चिंता किया करती थी। एक रोज गरिमा अपनी बूढ़ी माँ को दवाई खिला रही होती है कि तभी कजरी देवी का बड़ा बेटा मनीष गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे गरिमा, कहाँ मर गई? मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और ये अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं उन्हें दवा ही खिला रही थी। गरिमा बड़े भाई के लिए चाय नाश्ता बनाकर ला ही रही होती है कि तभी गरिमा का छोटा भाई चंदन गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, गरिमा, तेरी भाभी का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और ना ही मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। मेरी बहन, तू जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दे। अरे तुम भाइयों को घर के काम के लिए बस अपनी बहन ही दिखाई देती है क्या? सुबह से लेकर रात तक बेचारी बस घर के काम ही करती रहती है और दोनों बहुरानी बस आराम फरमाती रहती हैं। ओह माँ, तुम भी ना। अरे घर के काम काज आने भी तो जरूरी है, आखिर गरिमा को शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है। माँ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत का तो तुम दोनों को पता है ही कि कब मुझे क्या हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी ही धूमधाम से हो। गाड़ी, जेवर, लत्ते से लेकर खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए और ये सब तुम दोनों भाइयों को मिलकर ही करना है, समझे? माँ, आप तो जानती ही हो कि मेरा काम धंधा पहले ही कितना घाटे में चल रहा है, ऊपर से आप शादी में गाड़ी जेवर की बात कर रही हो। माँ, भैया सही बोल रहे हैं और वैसे भी शादी में लगाने को हमारे पास कुछ नहीं है, सब तो आप लेकर बैठी हो, सब जेवरात पैसा तो आपके पास है। तो ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे जाऊं ताकि तुम सब अपनी अपनी बीवी पर लुटा सको। माँ की बात से नाराज होकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब होने से माँ की उसी समय मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु को कुछ ही दिन बीते थे कि मनीष अपनी पत्नी रेखा से बोलता है, रेखा, माँ के पास बहुत जेवर था जो कि अब सारे का सारा गरिमा के पास है। अजय, जेवर पर तो अब आपका हक बनता है, आखिर आप घर के बड़े हैं। पर देखो, माँ सारा जेवर मकान सब गरिमा के नाम कर गई और हम लोगों को कंगाल करके चली गई। तभी वहाँ पर चंदन और उसकी पत्नी मीनाक्षी आते हैं और रेखा की बात सुनकर बोलते हैं, सही बोल रही हो जेठानी जी, माँ तो हमें बस घर का एक छोटा सा कोना थमा गई और सब इस गरिमा को सौंप गई। अगर हमें ये घर मकान और जेवर सब अपने नाम करना है तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो गरिमा की जहाँ शादी हुई नहीं कि हम सब सड़क पर नजर आएंगे। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गरिमा वहाँ आ जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया, आप मुझसे माँ के जेवर लेना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो जेवर मेरी माँ के हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी उन्हीं खानदानी जेवर को पहनकर हो, इसीलिए मैं वो जेवर आप दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाली। और वैसे भी आप दोनों भाई भाभियों ने कभी न मुझे प्यार दिया और न ही कभी माँ की फिक्र की, इसीलिए उन जेवर पर आप दोनों भाइयों का कोई हक नहीं बनता। ऐसा बोलकर गरिमा वहाँ से चली जाती है। गरिमा के जाते ही रेखा बोलती है, अजी, देख रहे हो इस लड़की के तेवर, आज जेवर के लिए हम सबको इतना कुछ सुनाकर चली गई, कल को तो ये हमें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी। इस गरिमा को तो आज रात को ही हम लोगों को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि ये हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। फिर क्या था, दोनों बहुएं और भाई आपस में मिलकर गरिमा के खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे खाते ही गरिमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। गरिमा की मौत के दूसरे ही दिन चंदन अपने भाई मनीष से कहता है, भाई, ना जाने इस गरिमा ने जेवर और घर के कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं कि पूरा घर छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। तेरी भाभी और मैं भी 2 दिनों से उन्हीं की तलाश में लगे हैं, पर हमें भी कुछ नहीं मिला। आज रात हम दोनों भाई गरिमा के कमरे की फिर से तलाशी लेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर दोनों भाई रात के समय गरिमा के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं कि तभी चंदन को अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल! अरे भाग रे चंदनवा, भाग, कहीं ये चुड़ैल हमें ना खा। अरे अरे, कहाँ भागने की सोच रहे हो? अगर भाग गए तो जेवर और घर के कागजात कैसे ढूंढोगे? चुड़ैल की हंसी सुनकर रेखा और मीनाक्षी अपने कमरे से भागते हुए गरिमा के कमरे में आती हैं और वहाँ चुड़ैल को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल? अजी, हमारे घर में चुड़ैल है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम सबने ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अरे भूल गए मुझे, मैं हूँ तुम्हारी बहन जिसे तुम चारों ने मिलकर मार डाला और अब आए हो सारा जेवर चोरी करने। अब तो ना तुम्हें जेवर मिलेंगे और ना ही इस घर के कागजात। तू 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 मेरी प्यारी बहन गरिमा है। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ ना, और
सच में मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। वो तो तेरी भाभीियों ने हम दोनों भाइयों से ये सब काम करा दिया। अजी क्या कहा आपने? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं सब जानती हूँ कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते थे। पूरा दिन घर के काम मैं करती थी और आराम ये बहू रानी फरमाती थी। अरे अरे मेरी लाडो, हम सब तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और अरे रेखा, जा अपनी ननद के लिए खीर बना कर तो ला। अब से मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। गरिमा मेरी बहन, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मनीष की बात सुनकर चंदन धीरे से अपनी पत्नी मीनाक्षी से बोलता है। भैया सोच रहे हैं कि खीर खिलाकर वो गरिमा को अपनी तरफ कर लेंगे और सारा जेवर गहना सब उनको मिल जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गरिमा मेरी बहन, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। वहाँ चलकर तू आराम करना और मैं तेरी सेवा करूंगा। तेरे तेरे हाथ पैर दबाऊंगा और तेरे लिए तेरी पसंद की इमरती तुझे खिलाऊंगा। गरिमा मेरे साथ रहेगी और तूने आज तक तो कभी गरिमा को इमरती नहीं खिलाई, जो आज इसे इमरती खिलाने की बात कर रहा है। हाँ गरिमा, तुम तो हमारे साथ ही रहना। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गरिमा आपके साथ रहेगी? कुछ भी हो जाए गरिमा तो हमारे ही साथ रहेगी। ओहो, लड़ना झगड़ना बंद करो। और गरिमा कुछ दिन हमारे साथ रहेगी और कुछ दिन चंदन तेरे साथ, और जो गरिमा को खुश करेगा गरिमा उसे ही जेवर और मकान के कागजात सौंपेगी। हाँ? एक तो मुझे तुम सबने मिलकर मार डाला और अब जब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और सारा जेवर कागजात मेरे पास है तो तुम दोनों भाई मेरा बंटवारा करना चाहते हो। सब समझती हूँ मैं कि तुम दोनों अपनी इस चुड़ैल बहन का बंटवारा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें जेवर और मकान के कागजात मिल सके, और मेरी इतनी चापलूसी भी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम सबको कुछ ना कर सकूं, है ना? क्यों? ऐसा बोलते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब कोई नहीं मुझसे बचेगा। ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपनी भाभी रेखा का गला पकड़ लेती है। अरे रे रे, मर गई रे। गरिमा मेरी प्यारी ननद, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार डाला। ऐसा बोलकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। रेखा को रोता बिलखता देख मनीष को बहुत दुख होता है। मनीष आंखों में आंसू लिए चुड़ैल बहन से बोलता है, दर्द तकलीफ क्या होती है आज मुझे पता चला। गरिमा मेरी बहन, एक तो हम सबने मिलकर तुम्हें मार डाला और मारने के बाद भी लालच के चक्कर में हम तेरा बंटवारा करने लगे। इतने बेरहम और लालची हो गए हैं हम। रेखा रोते बिलखते हुए बोलती है, हाय हाय मेरा गला छोड़ दो गरिमा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी जान बख्श दो गरिमा। गरिमा हमें माफ कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न जेवर न मकान में हिस्सा, हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। चुड़ैल रेखा का गला छोड़ देती है कि तभी दोनों भाई गरिमा के पैरों में गिर पड़ते हैं और गरिमा से माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल अपने भाइयों को अपने पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखकर बड़ी ही दुखी होती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। तुम सभी को अपने किए पर पछतावा हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर चुड़ैल मकान के कागजात और जेवर अपने भाइयों को दे देती है और उनसे बोलती है, कभी भी लालच में आकर अपनी बहन का बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक बहन अपने भाई के प्यार की भूखी होती है। अगर किसी चीज का बंटवारा करना है तो उस पर बस प्यार का बंटवारा करो। ऐसा बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल बहन की ये बात सुनकर सभी की आंखें भर आती। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नामक गांव में नंदू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अरे जानकी, मैं चलता हूँ काम पर। जी, आते वक्त बाजार से सब्जियां लाना मत भूलिएगा। नंदू गांव में ऑटो चलाने का काम करता है और रोज की तरह वो सुबह को काम पर निकलता है और शाम को घर लौट आता है। पर उस दिन वो देर रात तक घर नहीं आता। आज 2 दिन हो गए, वो अब तक घर नहीं लौटे हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, इतना ढूंढने पर भी भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, हम पुलिस के पास चलते हैं। नंदू के घर वाले पुलिस थाने जाकर उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। आप नंदू की एक तस्वीर हमें दे जाइए। हम नंदू को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ पता चलने पर हम आपको फौरन खबर करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से वापस लौट आते हैं। उसी गांव में मुन्ना नाम का आदमी रहता है। एक रात उसके घर के बाहर से भुतहा आवाजें आती हैं। ना जाने इतनी रात गए कौन होगा बाहर। वो दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं होता। अरे कोई है क्या? वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो दरवाजा बंद कर देता है। पीछे पलटते ही वो नंदू के भूत को खड़ा देखता है। नंदू की आंखें लाल लाल रहती हैं। पहचाना मुझे? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा था मुझे जान से मारकर तुम बच निकलोगे? दरअसल जिस रात नंदू लापता हुआ होता है उस रात 3 गुंडे उसका ऑटो रुकवाते हैं
और उसे लूटकर जान से मार डालते हैं। मुन्ना उन्हीं गुंडों में से एक होता है। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उस दिन मैंने भी ऐसे ही भीख मांगी थी अपनी जान के लिए, पर तुमने क्या किया? बोलो, तुमने तो मुझे बिना किसी गलती के मार डाला था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंदू मेज पर रखा गुलदस्ता उठाता है और मुन्ना के सिर पर जोर से दे मारता है। मुन्ना जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर नंदू का दूसरा कातिल बबलू एक दिन रास्ते से जा रहा होता है। अचानक उसे पास के पेड़ से भुतहा आवाजें आती हैं। बबलू पेड़ के पास जाकर देखता है। अरे, कोई है क्या वहाँ? अरे, मैं हिल नहीं पा रहा, कोई मुझे बचाओ। मैं पेड़ से अलग क्यों नहीं हो पा रहा? अरे कोई है, बचाओ बचाओ। इतने में उसे परछाई दिखती है। उसे लगता है कोई आदमी गुजर रहा है। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं इस पेड़ से अलग नहीं हो पा रहा। मुझे पहचाना नहीं तुमने? तुम यहाँ? मेरा कत्ल किया था ना तुमने, अब तुम मेरे सामने तड़प तड़प कर मरोगे, तभी मेरी आत्मा तड़पना बंद करेगी। और पेड़ पर आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं चल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और उसके जलकर मौत हो जाती है। अब गिरोह का तीसरा गुंडा बाला को अपना अगला शिकार बनाने नंदू निकल पड़ता है। एक शाम बाला आंगन में हैंडपंप से बाल्टी में पानी भर रहा होता है। अचानक हैंडपंप चलना बंद हो जाता है। बाला के बहुत जोर लगाने पर भी वो उसे हिला नहीं पाता। अरे, ये कमबख्त हैंडपंप को क्या हुआ? चलो, बाल्टी तो करीब भर चुकी है, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। इतने में उसे पास से भुतहा आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई नहीं है। पास की झाड़ियों में हलचल होती है। कोई है वहाँ? सामने आओ, सामने आओ। नंदू का भूत झाड़ियों से निकल कर आता है। अरे, तुम तो वही ऑटो वाले हो, पर तुम कैसे? सही पहचाना तुमने मुझे, मैं वही ऑटो वाला हूँ जिसको तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटा था। अब तुमको भी तुम्हारे साथियों के पास पहुँचाऊंगा मैं। बबलू और मुन्ना कहाँ है वो लोग? तुम बहुत जल्द मिलोगे उनसे। नंदू उसकी तरफ बढ़ता है। देखो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। नंदू उस बाल्टी में बाला का सिर डुबा देता है। बाला छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। वो थोड़ी देर में मर जाता है। नंदू उसकी लाश को झाड़ियों में। यही किया था ना तुम लोगों ने मेरी लाश के साथ? और इस तरह नंदू अपने सारे कातिलों को सजा देकर अपना बदला लेता है। इधर पुलिस थाने में नंदू का भाई और पत्नी जानकी पहुंचे रहते हैं। साहब, भैया का कुछ पता चला? इतने दिन हो गए। नहीं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अपने घर जाओ तुम लोग, कहीं पी वी के पड़ा होगा। जब नशा उतरेगा तो खुद आ जाएगा। जाओ अब यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, वो जरूर किसी मुसीबत में है। आप कृपा करके हमारी मदद कीजिए और उन्हें ढूंढिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैंने कहा ना, हम कोशिश करेंगे। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। एक तो इतने सारे जरूरी काम हैं सर पर, और ये लोग कब से वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलिए भाभी, कोई फायदा नहीं यहाँ रुककर। शाम को इंस्पेक्टर काम खत्म करके लौट रहा होता है। साहब, आज पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अरे, इसका मतलब मुझे आज ऑटो लेकर ही घर जाना होगा। थाने के पास उसे एक ऑटो दिखता है। ऑटो, ए ऑटो। ऑटो इंस्पेक्टर के सामने रुकता है और वो उसमें बैठ जाता है। आगे से दाहिने ले लो। ऑटो वाला कोई जवाब नहीं देता और इंस्पेक्टर की बात को अनसुना करके सीधा चलता रहता है। अरे बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? तुम्हें दाहिने मुड़ना था। अभी भी कोई जवाब नहीं आता। ऑटो वाला ऑटो को सुनसान गली में लेकर जाता है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साथ तुमने यदि कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इतने में ऑटो वाले का सर गर्दन से उल्टा घूमता है। अब सामने की जगह उसका चेहरा इंस्पेक्टर की ओर होता है और नंदू के भूत की डरावनी शक्ल इंस्पेक्टर को दिखती है। भूत, भूत, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। ऑटो रुकता है।
कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे मेरे घर वालों ने इतनी बार कहा, फिर भी तुमने मेरा पता लगाने की कोशिश नहीं की। नंदू? हाँ, नंदू। कुछ दिन पहले गांव के गिरोह ने मिलकर मुझे लूट कर मेरी हत्या कर दी थी और मेरी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। तुमने मुझे ढूंढ निकालने की कोई कोशिश नहीं की। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर दो नंदू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारे कातिलों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सजा दिलाऊंगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बदला ले लिया है। तुम मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो। तुम वादा करो कि तुम किसी के साथ फिर कभी ऐसा नहीं करोगे और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इधर बेचारे नंदू के घर वाले इस घटना से अनजान दिन रात उसे ढूंढने में लगे होते हैं। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या कुछ नहीं किया, पर इनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई। पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे, अब हम क्या करें। मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना कर रही हूँ कि नंदू ठीक हो और घर लौट आए। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा मेरा बेटा। हम कोशिश करते रहेंगे, भैया का पता चल जाएगा। आप लोग हिम्मत रखिए, अभी रात हो गई है, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, कल हम फिर कोशिश करेंगे। जानकी अपने कमरे में सो रही होती है, उसे कोई पुकारता है। जानकी, उठो जानकी। जानकी आंखें खोलकर देखती है तो नंदू का भूत सामने खड़ा है। वो चौंक कर उठती है। आप आ गए, मुझे मालूम था आप जरूर लौट आएंगे। कहाँ चले गए थे आप? मैं वही बताने आया हूँ जानकी, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही सच है, जिस दिन मैं नहीं लौटा था उसी रात कुछ गुंडों ने मिलकर मुझ पर हमला करके मेरी जान ले ली। मेरी लाश पास के अस्पताल में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर नंदू गायब हो जाता है। कहाँ चले गए? रुकिए, हमें छोड़कर मत जाइए हमें छोड़कर। जानकी की आवाज सुनकर नंदू का भाई और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? तुम ऐसे किसे आवाज लगा रही थी? माँ जी अभी वो आए थे। जानकी उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक बार चलकर उस अस्पताल में पता लगाते हैं, क्या पता हमें वहाँ से कुछ पता चले। अस्पताल जाकर जानकी और नंदू के भाई को पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक लाश वहाँ लाई गई थी। लाश नंदू की ही निकलती है। इसका मतलब वो सच था। हे भगवान, ये क्या हो गया ये। वो लोग नंदू के शव को लेकर घर आते हैं, उसका श्राद्ध करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए